नमस्कार। आज हम स्कैटरिंग बाय फोनोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पार्ट में हम इलास्टिक स्कैटरिंग को देखेंगे। जब न्यूट्रॉन्स, एक्स-रेज या इलेक्ट्रॉन्स जब क्रिस्टल पर इंसिडेंट होते हैं तो क्रिस्टल से वो डिफ्रैक्ट हो जाते हैं। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चूंकि मैसिव पार्टिकल्स हैं, उनका पेनिट्रेशन कम होता है, और एक्स-रेज चूंकि रेडिएशंस हैं तो ये काफी अंदर तक पेनिट्रेट करती हैं। तो जब ये इंसिडेंट होते हैं क्रिस्टल पे तो ये इस डायरेक्शन में दिखाया गया है। तो पार्टिकल का जो वेव वेक्टर है इंसिडेंट पार्टिकल का वो के लिया हुआ है, और डिफ्रैक्टेड पार्टिकल का जो वेव वेक्टर है वो के प्राइम लिया हुआ है। तो जब ये इंसिडेंट होते हैं तो हमें पता है कि क्रिस्टल में एटम्स अपने पोजीशन पर होते हैं और उस पोजीशन के अलोंग, मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं। ये क्रिस्टल के अंदर किसी पॉइंट पर, किसी गिवन पॉइंट पर पोटेंशियल है, जो कि इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया जा सकता है। VA एटॉमिक पोटेंशियल है, और RL जब क्रिस्टल डिस्प्लेस होके, जब एटम डिस्प्लेस होके इस पॉइंट पर आ गया है तो RL उसका पोजीशन वेक्टर है, और R, और ये इस पॉइंट पर हम सारे एटम्स के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जिसे हम VR कह रहे हैं। तो इस पॉइंट पर इस एटम के कारण, जो कि यहाँ वाइब्रेट होकर आ गया है, जो पोटेंशियल है वो VAR माइनस RL है। इस RL को यदि आप चेंज करते जाएं तो हर एटम के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा, जिसे कि समेशन करके दिखाया गया है। तो VR इक्वल्स टू समेशन L VA R माइनस RL। ये किसी गिवन पॉइंट पर क्रिस्टल के सभी एटम्स के कारण पोटेंशियल है। तो जब पार्टिकल इंसिडेंट होता है क्रिस्टल पे तो इस पोटेंशियल से उसके स्कैटरिंग होती है, जिससे उसके एनर्जी स्टेट में चेंज होता है। हम पढ़ चुके हैं कि बॉर्न अप्रोक्सीमेशन परटर्बेशन थ्योरी में जो ये इनिशियल स्टेट, जो इनिशियल स्टेट psi k इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ आटा k डॉट r से ट्रांजिशन जब psi k प्राइम इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ आटा k प्राइम डॉट r में होता है, तो ये रेट ऑफ ट्रांजिशन इस मैट्रिक्स एलिमेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि जब पार्टिकल इंसिडेंट होता है क्रिस्टल में तो उसके पोटेंशियल से उसका स्कैटरिंग होता है, जिससे उसके एनर्जी स्टेट में चेंज आता है। और ये जो चेंज है बॉर्न अप्रोक्सीमेशन परटर्बेशन थ्योरी के अनुसार
इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने के जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है वो इस मैट्रिक्स एलिमेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये मैट्रिक्स एलिमेंट में हम चूंकि हमने ये पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया है तो इसे रिप्लेस कर दे टोटल पोटेंशियल को, तो समेशन LVA R माइनस RL और साई के प्राइम स्टार ये e टू द पावर ऑफ आयोटा k प्राइम डॉट r और ये e टू द पावर साई के r की जगह e टू द पावर ऑफ आयोटा k डॉट r रिप्लेस किया हुआ है। तो एक तरफ टर्म्स ले जाएं, समेशन बाहर ले गए, e टू द पावर ऑफ आयोटा k माइनस k प्राइम डॉट r VA R माइनस RL d क्यूब r। यहाँ इस टर्म में हमने e टू द पावर ऑफ, यहाँ पर e टू द पावर ऑफ आयोटा k माइनस k प्राइम r प्लस किया है और माइनस किया है, दोनों ही किए हैं। तो माइनस तो r माइनस RL r के साथ ले लिया, ये माइनस RL ना, e टू द पावर ऑफ आयोटा k माइनस k प्राइम यहाँ इंटू माइनस RL है ना, तो माइनस RL की तो टर्म ये है और प्लस RL की टर्म ये है, तो जितना प्लस किया है उतना ही माइनस कर दिया, इसे हमने बाहर निकाल लिया इस टर्म को। तो ये आपको मिलेगा फाइनली k माइनस ये k प्राइम माइनस k को हम कैपिटल K से रिप्लेस कर रहे हैं, k प्राइम माइनस k को, तो ये e टू द पावर ऑफ माइनस आयोटा k हो जाएगा। k प्राइम माइनस k से रिप्लेस किया है कैपिटल K से, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस r माइनस RL में हमने जैसे कि आपसे बात की थी कि इस पोटेंशियल में हमने सारे सभी एटम्स के कंट्रीब्यूशन को कंसीडर किया है, लेकिन चूंकि डिस्टेंट एटम का कंट्रीब्यूशन बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम r माइनस R नजदीक का ही ले रहे हैं, इसलिए r माइनस RL को r से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर e टू द पावर ऑफ माइनस आयोटा k डॉट r लिख रहे हैं d क्यूब r। अब ये r माइनस RL को r से रिप्लेस कर रहे हैं सबको, तो d क्यूब r VAR इंटीग्रल 1 ओवर VC, ये VA का जो एटॉमिक पोटेंशियल है VAR का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। VAK is the Fourier transform of VAR where K is K prime minus K। तो हम इसको इस वाली टर्म को, ये जो आपका इंटीग्रल में जो टर्म है e टू द पावर ऑफ आयोटा k माइनस आयोटा k r डॉट VAR d क्यूब r, इसे हम VC VAK से रिप्लेस कर सकते हैं, where VAK is the Fourier transform of VAR। तो हम इस पूरे टर्म को VC VAK से रिप्लेस कर सकते हैं। ये VC क्या है? VC is the volume of the primitive cell। VC प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम है। तो हम VC प्रिमिटिव वॉल्यूम किस तरह से निकाल सकते हैं कि यदि आपके जो क्रिस्टल का वॉल्यूम V है और उसमें टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कैपिटल N है, तो आपके प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम, तो या ये कहें टोटल ये क्रिस्टल का वॉल्यूम V है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स N है, तो एक लैटिस पॉइंट के द्वारा घेरा गया जो वॉल्यूम होगा वो 1 ओवर, तो V ओवर N हो जाएगा।
और v को यदि हम 1 ले रहे हैं तो 1/n होगा। तो एक लैटिस पॉइंट का जो वॉल्यूम घेर रहा है वो 1/n है। और हम जानते हैं कि यूनिट सेल में एक प्रिमिटिव सेल में केवल एक पॉइंट होता है, तो ये प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम हो गया। तो ये VC = 1/n, तो हमने वहाँ VC की जगह हम 1/n रख सकते हैं। तो ये हमने VC की जगह हमने 1/n रख दिया है V1 के। और जो इंटीग्रल के बाहर जो टर्म रह गई थी समेशन L e⁻k.RL। तो जो फाइनली मैट्रिक्स एलिमेंट हमें मिला है वो ये है। ये जो पार्ट है ये एटॉमिक पार्ट कहलाता है, जो कि जो आपको डिफ्रैक्टेड स्पॉट मिलेगा उसका इंटेंसिटी को बताता है। और ये स्ट्रक्चरल पार्ट है, ये जो वाला ये पार्ट है वो स्ट्रक्चरल पार्ट है। हम इस स्ट्रक्चरल पार्ट को ही लेके आगे डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर और रियल लैटिस वेक्टर के बारे में आपको रिमाइंड करा दें, जो कि आप BSc थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं। तो हम पहला केस ले रहे हैं। दो केसेस में जैसे हमने कहा हम डिवाइड करेंगे, एक तो इलास्टिक स्कैटरिंग और एक इनइलास्टिक स्कैटरिंग। तो पहला केस हम ले रहे हैं इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए। तो हम पहले केस में ये मान के चल रहे हैं कि लैटिस वाइब्रेशंस एब्सेंट हैं। मतलब जो हमने कहा था कि किसी गिवन टाइम t पर जो एटम है वो अपने मीन पोजीशन से हट गया है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड है। तो हमने वो वेक्टर RL लिया था, लेकिन अब हम ये मान के चल रहे हैं कि लैटिस वाइब्रेशंस एब्सेंट है। तो अब RL L है। L क्या है? L इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। यहाँ हम एक RL इज द लैटिस वेक्टर। RL लैटिस वेक्टर हम क्या होता है वो हम थोड़ा सा इसको इस फिगर से देख लें। इसमें एक्चुअली क्या है, यदि ये जो RL है यहाँ इससे देखते हैं कि जैसे ये जो वेक्टर है ये दो लैटिस पॉइंट्स को टच कर रहा है, जहां से लैटिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी इसका लैटिस पॉइंट पे ही हो रहा है। तो ये जो वेक्टर है वो लैटिस वेक्टर, ये रियल लैटिस वेक्टर कहलाएगा। ये जो वेक्टर है R, ये रियल लैटिस वेक्टर या लैटिस वेक्टर कहलाएगा। रियल, चूंकि ये हम रियल स्पेस में हैं इसलिए हम रियल लैटिस वेक्टर कह रहे हैं इसे। और यदि ये डिस्प्लेस्ड है, ये मतलब यदि पॉइंट वेक्टर रियल स्पेस में इस तरह से है कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट लैटिस पॉइंट से है लेकिन एंड लैटिस पॉइंट में नहीं है, तो ये जो वेक्टर है वो वेक्टर इन रियल स्पेस कहलाएगा। ये रियल स्पेस लैटिस वेक्टर है और ये लैटिस वेक्टर इन रियल स्पेस, दोनों में बात समझिए। यदि वेक्टर की स्टार्टिंग और एंडिंग लैटिस पॉइंट से ही है तो वो रियल लैटिस वेक्टर कहलाएगा। और रियल स्पेस लैटिस वेक्टर कहलाएगा। और यदि उसकी एक पॉइंट, दोनों में से एक पॉइंट यदि लैटिस पॉइंट पे नहीं है तो वो वेक्टर इन रियल स्पेस, लैटिस वेक्टर इन रियल स्पेस कहलाएगा। तो ये तो लैटिस वेक्टर इन रियल स्पेस दिख रहा है और ये
रियल स्पेस लैटिस वेक्टर है। तो हम जैसा बात कर रहे थे कि ये RL हम लेके चले थे लैटिस वेक्टर इन रियल स्पेस, मतलब जरूरी नहीं कि इसका जो एंड पॉइंट है वो लैटिस पॉइंट हो, लेकिन अब हम चूंकि वाइब्रेशंस एब्सेंट मान रहे हैं तो RL इज इक्वल टू L। L क्या है? L रियल स्पेस लैटिस वेक्टर है, मतलब इसके दोनों पॉइंट लैटिस पॉइंट पर ही है, स्टार्टिंग भी लैटिस पॉइंट पे है और एंडिंग भी लैटिस पॉइंट पे है। तो वो ये इसको N1A1 प्लस N2A2 प्लस N3A3 से दे रहे हैं, जहाँ N1 N2 N3 इंटीजर्स हैं जो 0 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, और A1 A2 A3 लैटिस वेक्टर्स हैं, प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स हैं। A1 A2 A3 प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स हैं। अब हम जो क्रिस्टल लिया है उसमें जो A1 के डायरेक्शन में हम लैटिस वेक्टर A1 के डायरेक्शन में N1 लैटिस पॉइंट्स हैं, ये मान के चल रहे हैं कि A1 वेक्टर प्रिमिटिव वेक्टर लैटिस वेक्टर A1 के डायरेक्शन में N1 पॉइंट है, A2 के डायरेक्शन में N2 पॉइंट है और A3 के डायरेक्शन में N3 पॉइंट्स हैं। तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? N1 इंटू N2 इंटू N3, जो कि हमने N लिए हुए थे पहले, तो यहाँ N लिखा हुआ है, N विल बी इक्वल टू N1 N2 N3। अब जो रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में बात करें, हम अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो रियल लैटिस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर B1 B2 B3 लिए हुए हैं। हम BSc थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर और रियल लैटिस वेक्टर में ये रिलेशन होता है, B1 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू A2 क्रॉस A3 अपॉन A1 डॉट A2 क्रॉस A3। ये डॉट है बीच में, A1 डॉट, इट इज नॉट कॉमन, A1 डॉट A2 क्रॉस A3, वैसे ही यहाँ पर A1 डॉट A2 क्रॉस A3 A1। ये तो आपका वॉल्यूम हो गया, तो 2 पाई A2 वॉल्यूम ऑफ द सेल हो गया, 2 पाई A2 क्रॉस A3, ये 2 पाई, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यदि आप डॉट प्रोडक्ट करें A1 का B1 से, A1 डॉट B1, तो आपको 2 पाई मिलेगा, A1 डॉट B1, A1 डॉट A2 क्रॉस A3, और नीचे भी A1 डॉट A2 क्रॉस A3 है, तो आपको ये 2 पाई मिलेगा। लेकिन अगर A1 डॉट B2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। वैसे ही यदि आप B3 से डॉट प्रोडक्ट करेंगे A1 का तो भी ये 0 हो जाएगा। यदि आप A2 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे B1 से तो ये 0 हो जाएगा। A2 का डॉट प्रोडक्ट B2 से करेंगे तो ये आपको 2 पाई देगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 पाई होगा। तो कहने का मतलब ये है, जस्ट रिमाइंड करा रहे हैं, या पढ़ चुके हैं कि AI इसको अब अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे तो AI डॉट VJ इज इक्वल टू, जहाँ I क्या है, I runs from 1 to 3 and J also runs from 1 to 3, so AI dot VJ is equal to Kronecker delta IJ, मतलब 2 pi IJ, it will be 2 pi Kronecker delta IJ, it is 2 pi आना चाहिए, 2 pi Kronecker delta IJ, मतलब यदि I is equal to J होगा तभी ये 1 होगा, मतलब ये 2 pi होगा। AI dot AI will is equal to 2 pi, और जब I is not equal to J तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये जस्ट आपको रिमाइंड कराना था चीजों को। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए अब हम अभी तक हम रियल स्पेस की बात कर रहे थे, अब हम रेसिप्रोकल स्पेस की बात कर रहे हैं। रेसिप्रोकल लैटिस आपको दिखा रखी है, वो इसमें भी वही बात है कि यदि वेक्टर की स्टार्टिंग और एंडिंग लैटिस पॉइंट्स पर ही है तो ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहलाएगा। और
यदि स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट से है, एंडिंग नहीं है, तो वेक्टर इन रेसिप्रोकल स्पेस, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है और ये वेक्टर इन रेसिप्रोकल स्पेस है। दोनों को अलग अलग करके बताने का तरीका है। तो हम कोई जनरल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ले रहे हैं, तो जी, तो ये इक्वल टू P1 B1 प्लस P2 B2 प्लस P3 B3। तो अंडरस्टूड है P1 P2 P3 इंटीजर्स होंगे, क्योंकि ये इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही लैटिस पॉइंट्स पे है। यदि ऐसा नहीं होता तो यदि स्टार्टिंग और एंडिंग लैटिस पॉइंट पे नहीं होती तो ये P1 P2 P3 इंटीजर्स नहीं होते। हम जो वेव वेक्टर k के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो k वेव वेक्टर रेसिप्रोकल स्पेस में डिफाइन किया जाता है, एग्जिस्ट करता है। क्योंकि k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा क्योंकि लेंथ की डायमेंशंस हैं, तो जो k की जो डायमेंशन होगी वो लेंथ इनवर्स की डायमेंशन होगी, और रेसिप्रोकल लैटिस में भी जो डायमेंशंस होती हैं वो लेंथ इनवर्स की होती हैं। तो जो k वेव वेक्टर है, k या q, k हम फोटोन के लिए ले रहे हैं वेव वेक्टर, और q फोनोन के लिए। तो k यहाँ पर फोटोन का जो वेव वेक्टर है, तो वो ये जो वेव वेक्टर्स हैं वो रेसिप्रोकल लैटिस में डिफाइन किए जाते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस में होते हैं। तो आप, लेकिन जरूरी नहीं कि ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हो, मतलब के जरूरी नहीं के की जो एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों ही लैटिस पॉइंट्स पर हो। तो वो जनरल ये वेक्टर इन रेसिप्रोकल स्पेस हो सकता है। तो के आपका ये भी हो सकता है, वेक्टर इन रेसिप्रोकल स्पेस भी हो सकता है, और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर भी हो सकता है। मतलब के जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स पे भी, लैटिस पॉइंट्स के भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि वो हो, दोनों ही तरह से हो सकता है। तो हम अब हम इसको देखें, समेशन एल स्ट्रक्चरल, जैसे हमने बात किया था कि स्ट्रक्चरल पार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। तो स्ट्रक्चरल पार्ट हमारा समेशन एल ई टू द पावर ऑफ माइनस आयोटा के डॉट एल। तो के यहाँ पर हम ले रहे हैं M1 B1 प्लस M2 B2 प्लस M3 B3। जैसे हमने बात की कि वो रेसिप्रोकल लैटिस में डिफाइन किया जाता है, तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स लिए हुए हैं। तो M1 B1 प्लस M2 B2 प्लस M3 B3 हमने बात की थी कि जरूरी नहीं कि ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हो, ये वेक्टर इन रेसिप्रोकल स्पेस भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि M1 M2 M3 इंटीजर्स हों। तो हम यहाँ पर जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे k डॉट एल, एल हमारा जो हमने बात की कि एल हमने लिया था, इट वाज n1a1 प्लस n2a2 प्लस n3a3। तो डॉट प्रोडक्ट करें हम n1a1 प्लस n2a2 प्लस n3a3 डॉट M1b1 प्लस M2b2 प्लस M3b3। तो जैसे बात की कि डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे तो A1 डॉट B1 तो आपको 2 पाई देगा, लेकिन A1 डॉट B2 0 देगा, वैसे A1 डॉट B3 0 देगा। और फिर आप
A2 डॉट B1 करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, A2 डॉट B2 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, A2 डॉट B3 करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। वैसे ही A3 डॉट A1 करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, A3 डॉट B2 करेंगे तो 0 मिलेगा और A3 डॉट A3 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो जब आप तो A1 डॉट A1 डॉट B1 1 हो गया, वो 2 पाई हो गया, तो 2 पाई बाहर लिख लिया है और N1 और M1 कोफिशिएंट्स हैं, A1 और B1 के तो N1 M1, वैसे ही A2 B2 के कोफिशिएंट 2 पाई N2 और M2 और उससे डॉट प्रोडक्ट से 2 पाई मिला है, तो ये 2 पाई N2 M2 और A3 और B3 के डॉट प्रोडक्ट से आपको 2 पाई N3 M3 मिला है, तो 2 पाई कॉमन ले लिया है, ये N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, इसे हमने सेपरेट करके लिखा है इसमें। अब चूंकि N1 के टर्म में आ गया है तो N1 N2 N3 के, तो हम यहाँ पर समेशन N1 के ऊपर करेंगे। तो N1 हमने जैसे बात की थी, इट रन्स फ्रॉम 0 और कहाँ तक जाएगा N, चूंकि A1 डायरेक्शन में हमने जो पॉइंट्स लिए हैं वो N1 है, तो इट विल रन फ्रॉम 0 to N1। वैसे ही N2 विल रन फ्रॉम 0 to N2 and N3 will run from 0 to N3। अब जो एवरेज वैल्यू ऑफ E to the power of minus 2 pi NL ML will be 1 if NL ML is integer। ये इसकी एवरेज वैल्यू 1 होती है यदि NL ML 1 होगा, अदरवाइज 0 होगी। यदि NL ML 1 होता है तभी, सॉरी NL ML इंटीजर होता है तभी इसकी एवरेज वैल्यू 1 होती है, नहीं तो 0 होगी। तो वही केस इसके लिए और इसके लिए है कि यदि N1 M1 इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, नहीं तो 0 होगी। वैसे ही N2 M2 इंटीजर होगा तो इस टर्म की वैल्यू 1 होगी, नहीं तो 0 होगी। और इस टर्म की समेशन नहीं ले रहे कि इस टर्म की ये, और वैसे इस टर्म के, और वैसे ही e टू द पावर ऑफ माइनस आइटा 2 पाई N3 M3 की जो एवरेज वैल्यू है वो 1 होती है यदि N3 M3 इंटीजर होगा, नहीं तो ये 0 होगी। तो मतलब ये जो टर्म है इसकी वैल्यू एग्जिस्ट हो, इसके लिए जरूरी है कि N1 M1 और N2 M2 N3 M3 इंटीजर हो, नहीं तो ये आपको जो स्ट्रक्चरल फैक्टर है वो 0 हो जाएगा। तो यदि स्ट्रक्चरल फैक्टर 0 नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि N1 M1 N2 N3 और N1 M1 N2 M2 और N3 M3 इंटीजर हो। और हमने N1 N2 N3 तो इंटीजर है ही, ये हम लेके चले हैं, तो ऑब्वियस है कि M1 M2 M3 भी इंटीजर होंगे। तो अंडरस्टूड है कि यदि स्ट्रक्चरल फैक्टर एग्जिस्ट करता है तो M1 M2 M3 इंटीजर होने चाहिए, और यदि M1 M2 M3 इंटीजर हैं तो जो K है, जो वेव वेक्टर K है, वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा। मतलब वेक्टर इन रेसिप्रोकल स्पेस इन जनरल होता है, लेकिन यदि M1 M2 M3 इंटीजर हैं तो K रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर मतलब उसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो लैटिस पॉइंट पर होंगे, जिसे हमने G से डिनोट कर रखा है। मतलब स्ट्रक्चरल फैक्टर एग्जिस्ट करेगा यदि K इक्वल्स टू G होगा। और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हम देख लें कि
ये तो 1 हो गई यदि इंटीजर है, तो 1 को आपको n1 टाइम समेशन करना है, तो ये n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा, ये n3। तो n1 इंटू n2 इंटू n3 जो हमने n लिया हुआ था, n1 इंटू n2 इंटू n3 इक्वल टू n। तो आपका ये स्ट्रक्चरल पार्ट है वो n के बराबर होगा k यदि k इक्वल टू g है, अदरवाइज 0 हो जाएगा। यदि k इज नॉट इक्वल टू g, यानी k यदि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर नहीं होगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। इस पार्ट का 0 होना मतलब डिफ्रैक्शन नहीं होना, मतलब जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं या वेव है उसका डिफ्रैक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स यदि डिफ्रैक्शन, यदि ये तभी डिफ्रैक्ट होंगे पार्टिकल्स यदि जो k रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा। k इक्वल्स टू g, और k हमने लिया था k प्राइम, कैपिटल K है वो सारा, तो हमने k लिया था k प्राइम माइनस k। तो जब ये g के बराबर होगा तभी डिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज डिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो हम इसे तो ये हमने समराइज किया है, when g equals to k diffraction will take place and this is condition for Bragg's diffraction। ये Bragg's diffraction की कंडीशन है। यदि k equals to g होगा तभी k यानी k प्राइम माइनस k, तभी डिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज डिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये फाइनली आपको k प्राइम इज इक्वल टू g प्लस k, दिस इज कंडीशन फॉर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन। इसे आप, ये जो कंडीशन है k प्राइम इज इक्वल टू g प्लस k, ये जो इक्वेशन है ये सिलेक्शन रूल कहलाती है, ये सिलेक्शन रूल कहलाती है। h क्रॉस k चूंकि फोटोन का मोमेंटम होता है इसलिए आप इसे मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्लेन वेव जिसे e टू द पावर ऑफ आर्टा k डॉट r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब क्रिस्टल में एंटर करती है तो उसके पोटेंशियल से मॉड्यूलेट हो जाती है और उसमें एडिशनल वेव वेक्टर टर्म्स k प्लस g इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि डिफ्रैक्टेड बीम का निर्माण करते हैं, या कह सकते हैं कि जब फोटोन क्रिस्टल से बाहर निकलता है तो उसका मोमेंटम h क्रॉस k प्लस g होता है। ये h क्रॉस g वो मोमेंटम है जिससे कि क्रिस्टल पीछे की तरफ रिकॉइल होता है। ये जो h क्रॉस g मोमेंटम है वो मोमेंटम है जिससे कि जो क्रिस्टल है वो पीछे की ओर रिकॉइल होता है। अगर हम देखना चाहें कि ये मोमेंटम कितना होता है तो g रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है जिसे लगभग जो कि लगभग 10 टू द पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर के लगभग होता है। तो यदि हम उसे पुट अप करें, m मास ऑफ द क्रिस्टल है, तो ये लगभग कैलकुलेट करें तो 10 टू द पावर ऑफ -9 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, जो कि डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल है इसे डिटेक्ट करना। तो आप इसे देख रहे हैं किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट पार्टिकल है जिसका वेव वेक्टर k है, इंसिडेंट फोटोन है जिसका वेव वेक्टर k है, और ये डिफ्रैक्टेड फोटोन या डिफ्रैक्टेड पार्टिकल है जिसका वेव वेक्टर k प्राइम इज इक्वल टू k प्लस जी है। मतलब जो इंसिडेंट हुआ है उसका जो मोमेंटम था वो h क्रॉस k है, लेकिन डिफ्रैक्टेड का मोमेंटम k प्लस g है। ये जो h क्रॉस g मोमेंटम है इससे जो क्रिस्टल है वो पीछे की ओर रिकॉइल होता है, जो कि यदि आप तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रोसेस में जो मोमेंटम और एनर्जी दोनों का ही कंजर्वेशन है। ये जो स्कैटरिंग है ये इलास्टिक स्कैटरिंग कहलाती है। धन्यवाद।